अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे पास इंतहाई अहम खबर है। जिस तरह भारत ने मकबूजा कश्मीर पर ज़बरदस्ती अपना तसल्लुत कायम कर रखा है, उसी तरह से एक अरब मुमलिकत है फ़लस्तीन, जिसके बारे में हम में से कौन नहीं जानता है। हमें मालूम है कि इसकी ज़्यादातर हिस्से पर इजराइल काबिज़ है और वो आए रोज़ मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों को अपने जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाता रहता है। लेकिन उभरती हुई ताकत चीन ने इस मसले को हल कराने के लिए अब ताउन की पेशकश कर दी है। साथ ही दुनिया पर यह भी वाज़ेह कर दिया है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। जी हाँ, वाहिद हल है। हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के दौरे चीन की, जिसमें उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। चीनी सदर ने ऐलान किया है कि चीन फ़लस्तीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम कर रहा है। दोनों ममालिक अच्छे दोस्त, शराकतदार और काबिल भरोसा हैं। इन्होंने हमेशा फ़लस्तीनी आवाम के जायज़ कौमी हुकूक की बहाली के लिए मजबूत हिमायत की है। अच्छा नाज़रीन, कुछ दिसंबर 2022 की बात कर लेते हैं, जब चीनी सदर ने दौरा सऊदी अरब के दौरान महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। चीन ने तब से खुद को मशरिक़ वस्ता में एक सालिस के तौर पर पेश कर रखा है। फ़लस्तीनी सदर के इक़्तिसादी मुशीर का कहना है कि चीन इजराइल के ज़ेरे कब्ज़ा मगरबी किनारे में 4 मनसूबों पर अमल दरामद के लिए तैयार है। चीन के इस जुरतमंदाना फैसले पर इजराइल के करीबी दोस्त अमेरिका की बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने रवां हफ्ते 2 रोज़ा दौरा चीन का ऐलान कर रखा है। नाज़रीन, चीन का मौक़िफ़ फ़लस्तीनियों और उम्मत मुस्लिमा के लिए किस कदर अच्छी खबर है। फ़लस्तीनी सदर के दौरे में मसला फ़लस्तीन के हल की राह किस कदर हमवार हुई है, इस पर पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर GR बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से वियतनाम के अंदर। उनसे इस अहम मामले पर बात करेंगे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास इस वक्त चीन के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ मुअस्सर अंदाज में पेश किया। चीन की क़यादत ने मुस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है और वह इस मसले के जल्द और मुनसिफाना हल के लिए फ़लस्तीन के साथ ताउन को तैयार हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने फ़लस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास का खैर मकदम किया और ये ऐलान भी किया कि चीन फ़लस्तीनियों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम कर रहा है। मुलाकात में जहां दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया, वहीं फ़लस्तीनी सदर ने चीनी हिमायत पर अपने इस दौरे का अहम तरीन पॉइंट करार दिया। खैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ मुलाकात से कबल चीनी सदर ने कहा कि सदर महमूद अब्बास रवां बरस चीन का दौरा करने वाले पहले अरब सरबराह मुमलिकत हैं जो दोनों मुल्कों के आला सतही ताल्लुकात की अक्कासी करता है। चीनी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और फ़लस्तीन अच्छे दोस्त और शराकतदार हैं जो एक दूसरे पर भरोसा और हिमायत करते हैं। चीन फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले अव्वलीन ममालिक में से एक है और उसने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ कौमी हुकूक की बहाली के लिए मजबूत हिमायत की है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में एक सदी की आलमी तब्दीलियों और नई पेशरफ्तों का सामना करते हुए चीन फ़लस्तीनियों के साथ हम आहंगी और ताउन को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। सदर अब्बास के इक्तिसादी मुशीर मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक चीन फ़लस्तीनी इलाकों में अपनी इक्तिसादी मौजूदगी में इजाफा करने को तैयार है। दोनों फरीक ताल्लुकात को बढ़ाने और फ़लस्तीन इसराइल ताल्लुकात को दरपेश देरीना चैलेंज को हल करने के तरीकों पर तबादला ख्याल के लिए इस मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अमरीकी असर व रसूख को चैलेंज करते हुए मशरिक़ वस्ता में अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिश में है, जिसने दरे पर्दा वाशिंगटन को बेचैन कर रखा है। गुज़िश्ता हफ्ते चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को चीनी लोगों का देरीना और अच्छा दोस्त करार दिया था। इस वक्त फ़लस्तीन के अक्सरियती इलाके पर इसराइली काबिज़ हैं, जबकि मग़रबी किनारा जो कि अमलन इसराइल ही के कब्जे में है, वहाँ और गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी आबाद हैं। इसराइल की जानिब से जारहियत का सिलसिला ताहाल जारी है। आलमी बिरादरी को मज़म्मतों के बावजूद फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करके यहूदी आबादकारी की जा रही है। फ़लस्तीनी सदर 16 जून तक चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में होंगे और उनके दौरा को मसला फ़लस्तीन के हल की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट आपने देखी। बात करेंगे जी GR बलोच साहब से, साबिक सफ़ीर वियतनाम में रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं आजकल जो भी मामलात चल रहे हैं ख़ास तौर पर अरब ख़ित्ते के अंदर। उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। वालेकुम सलाम। बलोच
अच्छा, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा बलोच साहब, अरब खित्ते के अंदर क्या चल रहा है और उसको फिर देखते हुए दुनिया भर के अंदर क्या चल रहा है, अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से तब्दील करता दिखाई देता है, ख़ास तौर पर अरब खित्ते के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर, दीगर खित्तों के अंदर, जिस तरह से चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख है उसको कम करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाइना ने एक ऐसे दो बल्कि ऐसे ममालिक के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए ऑफर किया है, जिनमें से एक मुल्क जो है इजराइल, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है अमेरिका से। किस तरह से आप इस ऑफर को देखते हैं, और फिर कुछ ये भी फरमा दीजिएगा कि अब से पहले जितनी जगहों पर सालिसी की गई है चाइना की जानिब से, उसमें चाइना हमें ज़्यादातर कामयाब होता दिखाई दिया है। अभी रिसेंट पास्ट में देख लीजिए सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, तो आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान अगर ये सालिसी कबूल की जाती है तो ये भी कामयाब रहेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि हम एक नया दौर जो है मिडल ईस्ट का वो देख रहे हैं, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मिडल ईस्ट एक उसमें एक नई तरतीब आ रही है। जो खासतौर पे जो सऊदी और ईरान के दरमियान रिकन्सिलिएशन हुआ है, उससे तकरीबन मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स तब्दील होती नजर आ रही है मुझे। और फिर उसके साथ अहम नुकता यह है कि ग्लोबली जो चाइना का जो बढ़ता हुआ कदोकाठ है, उसका जो असर रसूख है और उसकी क्रेडिबिलिटी एज ए ग्लोबल पावर, वो रिस्टैब्लिश होती चली जा रही है। और इसमें सबसे अहम जो किरदार अदा किया और मुअस्सिर और बानतीजा जो किरदार अदा किया चाइना ने सऊदी और ईरान के दरमियान सालिसी का, उससे उसका डिप्लोमेटिकली स्टेटस बहुत आगे चला गया। जबकि ये रोल पिछले गुज़श्ता कुछ कई दिहाइयों से सिर्फ एक प्रोरोगेटिव था अमेरिका का, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाइना आ गया। तीसरा जो इसमें नुकता है वो है अमेरिका की घटती हुई असर और घटता हुआ असर रसूख इन मिडल ईस्ट। हमने देख लिया कि किस तरह से बाइडेन ने कोशिश की कि वहां आया भी यूक्रेन के बाद, उसके बावजूद भी जिस तरह से उसका वेलकम किया गया, किस तरह से उसकी बात नहीं मानेगी कि पेट्रोल की कीमत या प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी पॉलिटिकल, वो थी जब 2022 में जो समिट हुआ था अरब ममालिक का सऊदी अरब में, जिसमें ऑलमोस्ट लाइक मिस्टर शी वाज द मेन स्पीकर। ही स्पोक टू द एंटायर अरब वर्ल्ड देयर, हेड ऑफ स्टेट्स थे, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स थे। तो एक लिहाज से एक नया चैप्टर, एक नया रोल जो है वो चाइना को एक लिहाज से दिया गया या चाइना ने अपने लिए एक्वायर किया, और नजर भी आ रहा है तो कि अब जो नया रोल वो अदा करने की कोशिश करने जा रहा है, सालिसी की जहां उसने ऑफर कर दी है, आपको लगता है कि उसकी सालिसी कबूल की जाएगी इजराइल की जानिब से? और दूसरा सर, ये जो एंटनी ब्लिंकन ने दौरे का ऐलान कर दिया है कि वो चाइना जाएंगे, आपको लगता है कि वो उस दौरे के दौरान बाज रखने की कोशिश करेंगे चाइना को कि जी आप इंटरवीन नहीं करें इस मामले में? देखिए, पहली बात तो ये है कि कामयाब होंगे ना नहीं होंगे उसको मैं बाद में आऊंगा। पहला सिर्फ जो आखिर सेकंड सवाल का पहले जवाब दे दूं, नहीं, इस तरह डिप्लोमेसी में नहीं होता कि दे कैन से कि स्टे बैक, एंड स्पेशली चाइना को ये कहना कि स्टे बैक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट थिंकेबल। मेरे ख्याल में जो स्नब मिला है यूएस को, जब पिछले दिनों शंग्रीला डायलॉग हुआ था सिंगापुर में, जिसमें इन्होंने रिक्वेस्ट किया था यूएस ने कि जो चाइना का डिफेंस मिनिस्टर है वो उनसे मुलाकात करे, उनके डिफेंस मिनिस्टर से, ही डिक्लाइन, और उससे वो जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन टूट गए। लिहाजा जहां इनका कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन होती है, वहां पे ये ग्लोबल पावर चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो, क्योंकि बगैर कम्युनिकेशन के वो अपनी शतरंज के मोहरे नहीं चला सकते। सो मेरे ख्याल इट इज देयर नीड टू कीप द चाइना टॉकिंग। और फिर ये कि उनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त है कि चाइना इतना दूर न चला जाए रशिया के पास यूक्रेन की वजह से कि उनके लिए यूक्रेन मुश्किल बन जाए, क्योंकि अगर चाइना वाकई मिलिटरीली चला जाता है रशिया के साथ तो वहां की बसात उलट सकती है ये, या कम से कम बहुत टफ टाइम मिल सकता है वहां जो पार्टियां इस वक्त लड़ रही हैं। तो ये रहा नुकता। इसकी तरफ सेकंड पे आते हैं कि कामयाब होगा या नहीं। देखिए, कामयाबी नाकामी का प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उसमें जिस तरह आपने भी पूछा सवाल में कि इजराइल का बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन मैं ख्याल इजराइल और
पैलेस्टाइन के दोनों के कॉम्प्लेक्स इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स इस वक्त हैं वो भी उसको अमन को दूर रखे हुए हैं। मुख्तसरन बता दूं कि इस वक्त पैलेस्टाइन में दो दो हैं गवर्नमेंट्स, एक हमास के अंडर है और एक पीएलओ का जो या पैलेस्टीनियन स्टेट जिसका अब्बास प्रेसिडेंट है, मोहम्मद अब्बास है, तो उनको आपस में मिलाना है। लेकिन उसका अब हल इसलिए निकल गया है कि क्योंकि ईरान और सऊदी अरब में और उस वक्त यहाँ पे एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर थी कि हमास को ईरान सपोर्ट करता था जबकि दूसरी स्टेट को बाकी जो अरब मुल्क किया करते थे। तो अब चूंकि वहां रिकंसिलिएशन हो रही है तो परहैप्स, और ईरान चाइना का चूंकि लीवरेज हो गया है तो इट इज पॉसिबल कि वो दोनों इकट्ठे हो जाएं और एक आवाज होके बातचीत कर सके। अब रहा इजराइल, बातचीत कर सकते हैं और ये बातचीत होनी चाहिए है क्योंकि एक चाहिए। बड़ा ही देर से चलता हुआ मसला जो है वो सुलझाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया GR बलोच साहब। अमरीली सॉरी वक्त आज हमारे पास कम है वरना हम आपसे मजीद भी बात कर रहे होते। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन ये तो हम सभी जानते हैं कि गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम बेहतर रोज़गार और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लिए यूरोपीय ममालिक का रुख करते हैं, लेकिन इसके लिए बाज़ औक़ात ऐसे तरीके और ज़राए इख्तियार किए जाते हैं जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। यही कुछ आजकल बहेरा रोम में देखा जा रहा है। यूरोपीय मुल्क है यूनान, जिसके करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलटने से 79 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। इनमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के शहरी भी शामिल हैं। नाज़रीन सिर्फ 30 फीट की कश्ती में मासूम बच्चों समेत 700 अफराद को सवार किया गया था, जिन्हें लीबिया से यूरोपीय मुल्क इटली ले जाने के लिए मुश्किल और ख़तरनाक तरीन समंदरी रास्ते का इंतखाब किया गया। जब कश्ती को हादसा पेश आया तो समंदर की बेरहम लहरों में गौते खाने वाले मासूम बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं था। डूबने वाले अफराद के पास लाइफ जैकेट्स भी मौजूद नहीं थी। यूनानी हुकूमत का अमला जब मदद को आया तो बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 104 अफराद को बचाया जा सका। सैकड़ों अफराद की तलाश अभी भी जारी है। अच्छा, ये तो हम सभी जानते हैं नाज़रीन कि ये कोई एक वाक़या नहीं है, बल्कि एजेंट्स के हत्थे चढ़ने वाले हज़ारों अफराद सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए मौत की इन लहरों के सपुर्द हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट कर रहा है कि इस साल बहेरा रोम में तकरीबन 1000 अफराद हलाक या लापता हो चुके हैं। आंखों के सामने इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन उन्हें बर वक्त कार्रवाई करके बचाया नहीं जाता। भले ये अफराद गैर कानूनी तौर पर जा रहे थे, लेकिन इंसानियत की खातिर उन्हें रेस्क्यू करके कानूनी तरीके से उनके मुल्कों में वापस भिजवाया जा सकता था। लेकिन ऐसे वाक़यात रोनुमा क्यों हो रहे हैं? इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है? अक़वाम आलम इसके लिए क्या हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं? इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखिए, पर यूनुस खान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस बारे में बात करेंगे। यूरोपीय मुल्क यूनान के करीब समुद्र में लीबिया से इटली जाने वाली तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में 79 अफराद हलाक और सैकड़ों लापता हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती पेलोपोनेस के जनूब मगरब में तकरीबन 50 मील के फासले पर उस वक्त डूबी जब कोस्ट गार्ड ने उनकी मदद से इनकार कर दिया था। कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की कि कश्ती को बैनुल अक़वामी पानियों में यूरोपीय यूनियन की सरहदी एरिया में एक तैयारे के जरिए देखा गया था। किसी सवार ने भी लाइफ जैकेट्स नहीं पहन रखी थी। कश्ती में 750 अफराद सवार थे। हुकाम को खदशा है कि लापता अफराद की बड़ी तादाद है, जिनमें से 100 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती के डूब जाने के बाद फौजी तैयारे, हेलीकॉप्टर और 6 कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 104 अफराद को समुद्र से बेहिफाजत निकाल लिया। 26 अफराद को बंदरगाह पर कायम अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। यूनानी हुकाम के मुताबिक उन्होंने इजाफी अमला काला माटा भेज दिया है। उन्हें पनाह गुज़ीनों के कैंप में मुंतकिल किया जाएगा। यूनानी हुकाम का कहना है कि कश्ती में बेशतर तारिकीन वतन का ताल्लुक मिस्र, शाम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। बरतानवी खबर इदारे रॉयटर्स ने यूनानी टीवी का हवाला देते हुए बताया कि हलाक होने वालों की उम्रें 20 साल और 30 साल के दरमियान थी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूनान यूरोपीय यूनियन में मशरिक़ वस्ता, एशिया और अफ्रीका से आने वाले तारिकीन वतन के लिए अहम रास्तों में से एक है। गुज़िश्ता माह यूनानी हुकूमत को इस वीडियो फुटेज पर बैनुल अक़वामी तनकीद का सामना करना पड़ा था, जिसमें मुबैना तौर पर समुद्र में बह जाने वाले तारिकीन वतन को जबरदस्ती बेदखल करते हुए दिखाया गया था।
अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल 72,000 से ज्यादा महाजरीन और तारिकीन वतन यूरोप के फ्रंट लाइन ममालिक में पहुंचे हैं, जिनमें से अक्सरियत इटली में पहुंची है। यूनान यूरोप के महाजरीन के बहरान में सबसे आगे था। 2015-16 में अमीर यूरोपीय रियासतों की तरफ जाने से पहले तकरीबन 10 लाख लोग उसके जजीरों पर पहुंचे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस साल बहरे रूम में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 अफराद हलाक या लापता हो चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए सबसे खतरनाक ट्रांजिट मकाम की हैसियत रखने वाले वस्ती बहरा रूम में हिलाकतों में इजाफा हुआ है। रवां साल की पहली समाई में 441 गैर कानूनी तारिकीन वतन हलाक हुए, जो 2017 के बाद एक समाही में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे ज्यादा अमवात हैं। दूसरी जानिब रवां साल अप्रैल में इटली में जॉर्जिया मेलोनी की क़यादत में दाएं बाजू की मखलूत हुकूमत ने तारिकीन वतन की हालिया बढ़ती हुई आमद पर एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत मुल्क भर में 6 माह की इमरजेंसी नाफिज की गई है। इस इक़दाम का मकसद हंगामी हालात की शराइत पर पूरा न उतरने वाले पनाहगुज़ीनों को उनके मुल्क वापस भेजना था। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान ने कश्ती हादसे को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि अगरचे आलमी कवानीन पनाहगुज़ीन के तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त देते हैं, लेकिन हमें ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मिलकर इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। Today we have yet another tragic illustration. I can tell you the Secretary General was horrified by the reports of a shipwreck that took place off the coast of Greece, claiming the lives of scores of women, men and children. He stressed, as he said before, that every person searching for a better life needs dignity and safety. लीबिया में भी ऐसे तारिकीन वतन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक 2023 के आगाज से अब तक 7,000 से ज्यादा तारिकीन वतन को समुद्री रास्तों में रोक कर लीबिया वापस भेजा गया। रवां भर सिर्फ लीबिया से यूरोप जाने की कोशिश में 600 से ज्यादा अफराद डूबकर हलाक हुए और 368 अफराद लापता हैं। यूनुस खान सहाफ़ी हैं जी, फ्रांस से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम सलाम आसमा। यूनुस साहब फरमाइएगा, ये कोई पहला वाक़या नहीं है और ना ऐसा पहली बार है कि हम आपसे इस तरह के किसी वाक़ये पर मालूमात लेना चाह रहे हों, बात करना चाह रहे हों, लेकिन पिछले दिनों जब ऐसा एक और वाक़या पेश आया था, इसी तरह से कश्ती डूबी थी, बहुत सारी जानें चली गई थी, तो आपने हमें आगाह किया था कि यूरोपीय ममालिक के सिलसिले में सख्त कवानीन जो हैं वो बना चुके हैं। क्या था इन कवानीन के अंदर, क्यों ये वाक़यात रुक नहीं रहे हैं? क्या उन कवानीन के अंदर ये था कि ऐसे लोग जो डूब रहे होते हैं उनकी मदद नहीं की जाएगी? क्योंकि हमने देखा कि जो कोस्ट गार्ड्स थे वो बहुत ताख़ीर से यहाँ पर पहुँचे, इन लोगों को बचाया जा सकता था अगर वो लोग पहले आ जाते। क्या ये भी उसी कानून का हिस्सा है? क्योंकि ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि ये तय किया गया है कि जो लोग इस तरह से गैर कानूनी तरीके से आ रहे होते हैं उनकी मदद नहीं की जाएगी। अब देखिए, आपको मैं इस वाक़े की तफसीलात के हवाले से बताता चलूं कि ये जब वाक़या आया है तो वहाँ पे समंदर में बहुत तेज़ तूफ़ान आया था और उस वजह से ये किश्ती भी जो है वो टूट गई थी और जिसकी वजह से इतनी अमवात हुई है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बहुत ज़्यादा अफराद इसमें किश्ती में सवार थे और अभी तक 12 पाकिस्तानी जो है उसको वहाँ से रिस्क्यू कर दिया गया है। जो कवानीन की आप बात करते हैं, कवानीन उन्होंने स्मगलरों के खिलाफ बनाए थे ताकि जो स्मगलर होते हैं गैर कानूनी तौर पर लोगों को वो लेके आते हैं उसकी सरकूबी की जाए, उनके लिए जुराइम जो करते हैं उनको सजाएं दी जाए। इस हवाले से आपको इस हादसे के अलावा भी आज एक और खबर आपको बताते चलें कि आज एक और किश्ती भी जो है वो इस तरह की सानहे का शिकार हो गई है, लेकिन उसमें तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। उसमें कोई अमवात नहीं हुई क्योंकि वो साहिल के करीब थी और वो भी तकरीबन उसी इलाके में ये सारे बिल्कुल जी वो सारे तारिकीन वतन थे। आज ही ये वाकया हुआ है और आज ही सबको रिस्क्यू कर दिया गया था और उसमें कोई भी अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन ये जो दूसरा वाकया है जो कल हुआ था, इसमें अभी तक सिर्फ 104 अफराद को रिस्क्यू किया गया था और उसमें जो हमारे मालूमात के मुताबिक 750 से ज्यादा अफराद उसमें सवार थे, तो उसमें हलाकतों की तादाद बहुत जो है वो बढ़ सकती है। और इसमें सबसे बड़ा जो अफसोसनाक जो पहलू है वो ये है कि हमारा सफारत खाना जो है वो वहाँ पे लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हमने खुद राब्ता किया सफारत खाने के साथ, उससे मालूमात के हवाले से उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। उन्होंने इमरजेंसी एक नंबर दिया, लेकिन जब आप उस इमरजेंसी नंबर पर भी बात करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते। वहाँ के मुकामी सहाफ़ी भी सफारत खाने के जो रवैये है उससे नाला दिखाई देते हैं।
ठीक है, रवैया अमूमन ऐसा ही होता है जब इस तरह के वाक़यात आते हैं और ख़ास वाक़यात पेश आते हैं और ख़ास तौर पर तारकीन वतन के साथ पेश आते हैं। आपने अफसोसनाक पहलू का जिक्र किया, तो ये तो है ही है कि रिस्पांस वहाँ से हमें देखने में नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में थे, ये इत्तलात भी आ रही हैं। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ ये बता दीजिएगा यूनुस, जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो होता यह है कि अक़वाम आलम जो है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक और ख़ास तौर पर बड़े ममालिक, ताकतवर ममालिक जो हैं, वो इस पर कुछ दिन बात करते हैं और उसके बाद होता यह है कि वो स्मगलर्स जिनके हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जी इंसानी स्मगलर्स के हवाले से कोई ना कोई मजबूत लाहे अमल अपनाया जाएगा, वही सख्त कवानीन जिनकी मैं भी बात कर रही थी वो भी बनाए गए, लेकिन इन इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कुछ होता दिखाई नहीं देता है। वजह क्या है? आप तक क्या रिपोर्ट्स पहुंचती हैं, क्या इत्तलात पहुंचती हैं? क्या इनमें बहुत ही ज़्यादा बाअसर या ताकतवर शख्सियात खुद मुलव्वस हैं बड़े बड़े ममालिक की ये जो इंसानी स्मगलिंग है इसमें? देखिए, इसकी जो वजूहात है वो मजबूरी है। ये जितने भी लोग निकलते हैं वो उस ममालिक से आते हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, या जंगज़दा ममालिक होते हैं, वो बेहतर मईशत के हवाले से वो यूरोप के सुहाने ख्वाब लिए आते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाते हैं। और हम देखते हैं कि यूरोप में बहुत ज़्यादा इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसानी स्मगलर कहीं ना कहीं पे ये अपने काम कर रहे होते हैं। जहाँ पे 50 लोग काम कर रहे होते हैं उसमें 20-30 लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं। लेकिन चूंकि लोग यहाँ पे मजबूर है, वहाँ पे जो जंगी ज़दा ममालिक है, जहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग जो कि माशी मसाइल का शिकार होते हैं, तो वो जिंदगी को रिस्क पे ले लेते हैं और ये चीजें चलती रहती हैं। यहाँ पे कवानीन तो बनाए जाते हैं, लेकिन जो हालात हैं, जिस हालात की वजह से ये लोग मुल्क छोड़ते हैं, उसके ऊपर जब तक तवज्जो नहीं दी जाती, उन ममालिक में जब तक इन लोगों को रोजगार के मौके मुहैया नहीं की जाती, ये चीजें चलती रहेंगी। ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना यूनुस के ये जो इंसानी स्मगलर्स हैं इनको भी किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, पकड़ा जाए, सजाएं दी जाएं। कुछ तो इस तरह की कार्रवाइयाँ रुकने में मदद मिलेगी इससे। कहीं कुछ हो रहा है या आज तक कुछ हुआ है? कोई बड़ा इंसानी स्मगलर्स का कोई गिरोह किसी मुल्क ने पकड़ा हो इस तरह, किसी यूरोपीय मुल्क ने? जी बिल्कुल, इंसानी स्मगलिंग के हवाले से यूरोपियन यूनियन ने सख्त कवानीन नाफिज किया। यहाँ पे तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि कोई ना कोई ग्रुप यहाँ पे गिरफ्तार होता है। यहाँ पे जो यूरोप के साथ मुतासिल जो ममालिक है, उनके लिए भी यूरोपियन यूनियन ने फंड दिए हैं कि वो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी सख्त करें। तुर्की को इस हवाले से एक्सक्लूसिव फंड दिए गए हैं और उनको कहा गया कि इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इन्होंने बाकायदा जो इमिग्रेशन जो पुलिस है और जो खुफिया पुलिस है वो उन्होंने तैनात की है, जो कि पूरी यूरोप भर में वो छापे मारते हैं और उन ऐसे अफराद जिनके बारे में उनको मालूम हो कि वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हो, उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है, बल्कि बहुत से हम आए रोज अखबारों में सुनते हैं कि आज तुर्की के, आज अफगानिस्तान के और आज पाकिस्तान के ऐसे अफराद जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस थे, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये चीजें यहाँ पे नजर में आती है, लेकिन चूंकि तादाद में ये बहुत ज्यादा होता है, ये चलता रहता है, लोगों की मजबूरी से ये फायदा उठाते हैं। लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है और ये वो लोग हैं जो इतने मजबूर हैं कि जानते बूझते कि इस ख़तरनाक सफ़र में कहीं पर भी उनकी जान जा सकती है, उनके प्यारों की, उनके बच्चों की जान जा सकती है, फिर भी वो अपनी जान पर खेल कर अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन ममालिक का रुख करते हैं। वहाँ उन ममालिक की जानिब से क्या किया जाता है ये हमने देखा। इनकी मदद में आज बहुत ताख़ीर की गई और उस वजह से जानों के ज़िया का ख़दशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत शुक्रिया यूनुस खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। सहाफ़ी जी फ्रांस से हमें आगाह कर रहे थे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और अब उसके बाद किस तरह से सिफारत खाना जो है वो लोगों से ताउन नहीं कर रहा है। बताया नहीं जा रहा है कि अमवात कितनी हुई हैं। बच्चे जो इतनी बड़ी तादाद में बताया जा रहा है 100 के करीब सवार थे इस कश्ती के अंदर। 700 के करीब अफराद थे जो 30 फीट के इस कश्ती के अंदर बिठाए गए थे, उसमें 100 बच्चे थे। उनके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इस बारे में हम आपको आगाह कर रहे थे। एक और चीज़ जिसकी आज हमें बात करनी है वो है समंदरी तूफ़ान बाइपरजॉय, जिसका शिमाल मशरिक़ की जानिब मुड़ने से पाकिस्तान के साहिल जो है केटी बंदर, उससे फासला जो है अब बढ़ चुका है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक इस तूफ़ान ने सिंध के जनूब मशरिक़ में केटी बंदर और इंडियन गुजरात के साहिल से आइंदा 2 से 6 घंटों के करीब टकराना है या गुजरना है। समुद्री तूफान के करीब हवाओं की रफ्तार जो है वो 100 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटा रह गई है। इस तूफान की शिद्दत मुतवक्के तौर पर कम होगी या नहीं, इससे कतई नज़र सिंध हुकूमत समेत तमाम इमदादी इदारों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो तूफान है ये पहले केटी बंदर की जानिब बढ़ेगा, जिसकी लहरें 12 से 14 फीट बुलंद हो सकती हैं।
पाकिस्तानी इदारे इस तूफान पर नजर रखे हुए हैं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान काफ़ी सरगर्म हैं। इस हवाले से उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग दी है। लम्हा ब लम्हा तब्दील होती सूरत हाल से आवाम को वो आगाह कर रही हैं। इसी बारे में उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कराची शहर इस तूफान की जद में बराह रास्त नहीं आ रहा है, इसलिए एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स रोकने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ताहम एहतियाती तौर पर तमाम इकदाम मुकम्मल हैं और इमदादी टीमें यहाँ मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। दूसरी जानिब इंडिया से मौसूल होने वाली इत्तलात ये कहती हैं कि बिपरजॉय की गुजरात के साहिल से टक्कर से कबल रियासत के बाज़ अजला में आंधी के साथ तेज़ बारिशें हो रही हैं, जिसमें मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। मुंबई की बात करें तो वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया के मकाम पर लहरों में तलातुम देखा जा रहा है। समुद्री तूफ़ान की सूरत हाल पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन जो भी सूरत हाल है इस तूफ़ान की वो आपको दिखाता है। समुद्री तूफान बिपरजॉय आज किसी भी वक्त पाकिस्तानी साहिलों से टकरा जाएगा। ताहम सिंध हुकूमत और पाकिस्तानी इदारों ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के दौरान केटी बंदर और इसके अतराफ लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। तूफान कराची और केटी बंदर से अभी 100 से ज्यादा किलोमीटर दूर है। तूफान के मरकज में 120 से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सिस्टम के गिर्द 25 से 30 फीट बुलंद लहरें उठ रही हैं। समुद्री तूफान बलोचिस्तान में भी दाखिल होने का खतरा है, जिस पर मुमकिन नुकसानात से बचने के लिए मुतल्लिका अमले को रेड अलर्ट कर दिया गया। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। समुद्री तूफान टकराने से पहले बदीन, सजावल और केटी बंदर से लोगों के इनखला की आखिरी कोशिशें भी जारी हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से तूफान से होने वाले मुमकिन नुकसानात से बचने और इमदादी कामों के लिए तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। अब तक साहिली इलाकों से 73,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। केटी बंदर और गिरदोनवा से 12,000 अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाकर इनखला का अमल मुकम्मल कर लिया गया। समुद्री तूफान के ज़ेर असर केटी बंदर, सजावल और थर पार्कर में भी बारिश हुई। मीरपुर खास और उमरकोट में गर्द आलूद हवाएं चली। महकमा मौसमियात के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान, टंडोवाला यार, मीरपुर खास, हब और लसबेला में भी 16 जून को मूसलाधार बारिश का इम्कान है और 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इधर मीरपुर खास में तेज गर्द आलूद हवाएं चलने से कई मकामात पर दरख्त गिर गए और बिजली के तार टूटने से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान के असरात 17 जून तक बरकरार रहेंगे। माहीगीर समुंदर में जाने से गुरेज करें। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान का कहना है कि कराची शहर इस तूफान की जद में बराह रास्त नहीं आया है, इसीलिए कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रोकने से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। ताहम एहतियाती तौर पर तमाम इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अजला जो जद में अभी भी हैं, लैंडफॉल हो ना हो केटी बंदर में डायरेक्ट, लेकिन वो बहुत नज़दीक है जी। और केटी बंदर, ज़ाहिर ठट्टा, सुजावल, बदीन, मलीर में भी इसका इम्पैक्ट फील होगा जी। और अब क्योंकि ये जा रहा है शुमाल मशरिक की तरफ ज़्यादा, तो शुमाल की लाइन में हमारे थरपाकर डिस्ट्रिक्ट भी अब आता है, तो ये शिफ्ट तो हुआ है, अगेन रफ्तार कम हुई है, इसका मतलब रात को किसी वक्त इसका लैंडफॉल हो सकता। समुद्री तूफान बिपरजॉय में शिद्दत के पेश नजर पाक फौज के जवान और इमदादी टीम अलर्ट हैं। NHA ने भी हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें बताया गया कि लैंडस्लाइडिंग या हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी मशीनरी और अमला हसास मकामात पर पहुंचा दिया है। शहरियों को भी एहतियात बरतने और हंगामी हालात की सूरत में इमदादी टीमों से ताउन करने की अपील की गई है। आयशा आफरीन है जी, रिपोर्टर हैं हमारी, कराची में मौजूद हैं और PTV के लिए बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं। लम्हा बलम्हा PTV के नाज़रीन को आगाह रखे हुए हैं इस तूफ़ान की सूरत हाल से। उन्हीं से मजीद जानते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं उनके पास इस तूफ़ान को लेकर। जी आयशा बताइएगा। जी, जो समुद्री तूफान है बिपरजॉय, ये पाकिस्तान और भारत का जो साहिली इलाका है वहाँ की जानिब की पेशकदमी कर रहा है। और इस वक्त जब हमारी बात हुई है महकमा मौसमियात से, तो उनका ये कहना है कि ये तूफान कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि इसकी जो रफ्तार है उससे भी तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की कमी आई है। केटी बंदर का इलाका जो है वहाँ के हवाले से ये बताया जा रहा था कि वहाँ पर ये ज्यादा इफेक्ट कर सकता है।
वहां से अभी 120 किलोमीटर के फासले बताया गया है कि मौजूद है, और वहाँ पे इस वक्त बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, तेज हवाएं वहाँ पर चल रही हैं। और वहाँ पे इस वक्त बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, तेज हवाएं वहाँ पर चल रही हैं, जबकि जी 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 आयशा बताइएगा। वहाँ पर इस वक्त जो हवाओं की वजह से जो छतें हैं घरों की वो भी वहाँ पर उड़ी हैं, जबकि बारिश भी वहाँ पर काफ़ी तेज़ हो रही है, और जो हैदराबाद है और जो इससे मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और सुबह से हमने ये देखा कि कराची में भी मौसम काफ़ी अब्रालूद भी रहा और कई इलाकों में यहाँ पर बारिश भी हुई थी, जबकि जब हमने यहाँ पे जो साहिली इलाके हैं हमारे, यहाँ पे जो सी व्यू है, इसके अलावा यहाँ पे मनोड़ा, जो सैंड स्पिट का जो इलाका है, हॉक्स पे का जो इलाका है, वहाँ पे भी समंदर में हमने काफ़ी तुग़यानी देखी कि वहाँ पर सतह समंदर काफ़ी बुलंद हो चुकी है और लहरें भी काफ़ी वहाँ पर बुलंद हैं, लेकिन लोगों का जो आना जाना है वो वहाँ पर अभी भी जारी है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से बार बार उनको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से दूर रहें ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन उसके बावजूद लोग ये बात नहीं रहे हैं। हम पाकिस्तान टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वहाँ नहीं जाएं। बहुत सारे लोग टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ जाना अपनी ज़िंदगी से खेलने के मुतरादिफ है। यही बात शहीर रहमान साहिबा की जानिब से भी, जो कि वज़ीर हैं मौसमियाती तब्दीली को लेकर, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी सुन नहीं रहे हैं। सुनना चाहिए, अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बहरहाल आयशा आफरीन, आप हमें आगाह करी थी, कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थी, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। बताना अभी हमें आपको यह है कि पाकिस्तान के लिए तवानाई बहरान के खात्मे के हवाले से रूस के बाद आज़रबाईजान से एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है कि आज़रबाईजान ने पाकिस्तान को रियायती कीमत पर LNG जो है वो फराहम करने का ऐलान कर दिया है और उसकी फराहमी अगले माह से शुरू हो जाएगी। नाज़रीन ये जो कामयाबी है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के 2 रोज़ा कामयाब दौरा आज़रबाईजान के मौके पर मिली, जहाँ वज़ीर आज़म की सरबराही में आज़रबाईजान के सदर से होने वाली मुलाकात में इस मुतालिक सारे मामला तय पा गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता 6 माह से इस डील पर काम कर रहे थे। इसके अलावा दोनों मुल्कों की क़यादत ने ज़राअत का शुबा है, ट्रांसपोर्ट है, दिफा है, सरमायाकारी है, इस समय जो दीगर शुबे हैं जिनमें ताउन बढ़ाया जा सकता है, उसमें ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया है। आज़रबाईजान पाकिस्तान के तेल और गैस के शुबे में मदद करेगा और शमसी तवानाई के शुबे में भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाएगी, ये इत्तलात सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान आज़रबाईजान के सदर ने बताया कि दोनों मुल्कों के माबैन पहले भी दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं, जिन्हें मज़ीद फ़रोग दिया जाएगा। उनका मुल्क पाकिस्तान से दरामदी चावल पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसे भी इस्तिस्ना दे देगा पाकिस्तान को, और ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। वज़ीर आज़म ने नाज़रीन अपने दौरे के दौरान आज़रबाईजान के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है, लेकिन उनका अपना ये जो दौरा है आज़रबाईजान का, ये कैसा रहा है, इस पर आज हमारे पास एक राउंड अप है, आइए देखते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बुध के रोज आज़रबाईजान के शहर दारुल हुकूमत बाकू पहुंचे हैं, जहां उनका आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म याकूब आऊबूफ, नायब वज़ीर ख़ारजा अन्नूर मामादूफ, पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादूफ और आज़रबाईजान में पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल हाई ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के कौमी कायद हैदर अलीयूफ की मज़ार पर हाज़िरी दी और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने बाकू में आज़रबाईजानी शोहदा की यादगार पर गए, जहाँ उन्होंने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए गुलदस्ता रखा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ के दरमियान मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि आज़रबाईजान पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में ताउन करेगा। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल और आज़रबाईजान की कंपनी सोकार हुकूमत से हुकूमत की सतह पर पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरा करने में भरपूर किरदार अदा करेगी। दोनों बिरादर मुल्क एक दूसरे के हुनर और तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। आज़रबाईजान के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा
कि गवादर के जरिए करीबी ममालिक के साथ तिजारत के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में शमसी तवानाई को फिरोग देने और दो तरफा तिजारत के हुजम में इजाफे के ख्वाह हैं। Our relations, which are so strong from ages, do not reflect its intensity through our trade, our investment portfolio, our exchange of visits, and other important areas of mutual cooperation. I am looking forward to receive your delegations to negotiate our economic ties, our commerce very soon in Islamabad. We are looking forward to receive your aviation delegation in Islamabad shortly, and we are looking forward to receive your delegation in the field of energy to discuss at length and in depth as to how to promote investments in the field of petroleum products and solar energy. न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुखलिसाना क़यादत में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को फिरोग हासिल हुआ। We discussed the broad range of issues of our bilateral agenda, as well as regional development and regional security issues. We have full mutual understanding on how to move forward. We also agreed that we will work hard to enhance our mutual trade, and the step towards that will be signing of MOU to start working on that and to work on the list of items which will be included into the list of preferential trade between our countries. वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी एलामिये के मुताबिक अज़रबैजान से अगले माह से रियायती LNG कार्गो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता 6 माह से इस डील पर काम कर रहे थे। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस डील पर बाज़ाब्ता अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अज़रबैजान की कौमी LNG कंपनी हर माह रियायती कीमत पर एक LNG कार्गो पाकिस्तान भिजवाएगी। शमसी तवानाई के शोबे में अज़रबैजान पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। दिफा के शोबे में ताउन को बढ़ाने पर भी दोनों ममालिक की क़यादत में इत्तेफाक पाया गया। अज़रबैजान की अज़र एयरलाइन इस्लामाबाद और कराची के लिए 2 परवाज़ें चलाएगी। पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन तिजारत के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती करारदाद पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर और अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात ने करारदाद पर दस्तखत किए। करारदाद पर दस्तखत के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। दस्तखत से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बिलखुसूस तवानाई के शोबे में तिजारती हुजम में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा सरकारी दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। अज़रबैजान के अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर और अज़रबैजान में पाकिस्तान के सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को बाकू हवाई अड्डे पर अलविदा किया। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सूडान में खाना जंगी जारी है। शुमाली रियासत दारफोर में फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। मगरबी दारफोर के गवर्नर अब्दुल्ला अबी बकर को भी मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुसल्लह मुतहारिफ फ्रीकेन में 15 अप्रैल से जारी झड़पों में हलाकतों की मजबूरी तादाद 958 तक पहुंच चुकी है। सूडानी फौज के कमांडर अब्दुल फतेह अल बुरहान ने कहा कि रैपिड सपोर्ट फोर्स शहरी तंसीबात को निशाना बना रही है। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में रूस का अस्करी असर रसूख कम करने के लिए F-22 लड़ाका तैयारे खित्ते में भेज दिए। अमेरिकी सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि एयरफोर्स बेस से ताल्लुक रखने वाले रैप्टर्स अमेरिका की अफवाज को दोबारा पोजीशन लेने और एक लम्हे के नोटिस पर जबरदस्त ताकत मुहैया करने की सलाहियत के हामिल हैं। इसके साथ जेट तैयारे दीगर इत्तेहादी अफवाज के साथ जम हो जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान हफ्ते के रोज ईरान के सरकारी दौरे पर दारुल हुकूमत तेहरान जाएंगे। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा दौरे के दौरान ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। शहज़ादा फैसल के दौरे के मौके पर सऊदी सिफारतखाने को दोबारा खोलने के हवाले से कुछ इक़दामात किए जाएंगे।
लेबनान की पार्लियामेंट 12वीं मरतबा भी मुल्क के सदर के इंतखाब में नाकाम हो गई। गुज़िश्ता अक्टूबर में साबिक सदर माइकल ओन की मुद्दत खत्म होने के बाद ये ओहदा खाली है। लेबनान में सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करना जरूरी है। पार्लियामान के स्पीकर ने इजलास के बाद एक बयान में कहा कि सिर्फ इत्तेफाक राय और बातचीत के जरिए ही सदर का इंतखाब मुमकिन है। इंडिया की रियासत तमिलनाडु के शहर चेन्नई में एक शख्स ने अपनी वालदा की याद में ताजमहल जैसी इमारत बनाई है। अमरुद्दीन शेख दाऊद नामी कारोबारी शख्सियत की इस इमारत की तामीर पर 5 करोड़ इंडियन रुपए खर्च हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस इमारत में इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर राजस्थान से मंगवाया गया और इसे मुकम्मल करने में तकरीबन 2 साल लगे हैं। अमरुद्दीन का कहना है कि उनकी वालदा से अकीदत का इजहार करने के लिए यहाँ हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आ सकते हैं।